हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज हम क्लास 10th का साइंस का पहला चैप्टर लेकर आए हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो चलिए समझते हैं इसको, एक एक करके एक एक पॉइंट को समझते हैं क्या कहता है। पहले है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया आखिर होता क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है क्या। वैसे अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ बनाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। वैसे अभिक्रिया अभिक्रिया तो करता है, मतलब मेल का मिलता है एक दूसरे से, अभिक्रिया करता है। तो वैसे अभिक्रिया जो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बन जाता है, उसको क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल गया तो बन गया क्या, जल बन गया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब मिल गया, ये दो या दो से अधिक पदार्थ हो गया, एक हो गया हाइड्रोजन, एक हो गया ऑक्सीजन। तो जब दोनों पदार्थ मिल गया तो क्या बन गया, जल। दूसरा देखिए, अगर मैग्नीशियम में हम ऑक्सीजन डाल देंगे या मैग्नीशियम में ऑक्सीजन डाल के जला देंगे, वायु की उपस्थिति में जल जाएगा ही, तो बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब दो पदार्थ मिला तो एक पदार्थ बना, इसी को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। नए एक बने या एक से अधिक बन सकता है, लेकिन मतलब नया पदार्थ बने, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ बने, उसी को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अभिकारक किसे कहते हैं। अभिकारक वैसे वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, उसी को कहते हैं अभिकारक। उत्पाद वैसे पदार्थ जिसका निर्माण अभिकारकों के मेल से होता है। वैसे पदार्थ जिसका निर्माण अभिकारकों के मेल से होता है, मतलब दो अभिकारक या दो से ज़्यादा भी अभिकारक मिल गया और उस अलग किसी चीज़ का निर्माण हो गया, तो उसको क्या कहते हैं, उत्पाद। जैसे देखिए, अभी क्या बोले, वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसी को कहते हैं अभिकारक। तो यही दोनों पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है, यही मिलकर कुछ अलग नया बनाया, उसी को कहते हैं उत्पाद। और जो भाग लिया है उसी को कहते हैं अभिकारक। उम्मीद है आप लोग को समझ आ रहा होगा। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या परिवर्तन होता है। नंबर एक, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन भी होता है, जैसे ठोस से द्रव, द्रव से गैस, इस तरह के परिवर्तन से होते रहता है। रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन होते रहता है। अगर कोई चीज़ अभिक्रिया करता है तो एक रंग से दूसरा रंग भी बन सकता है, बदल सकता है। गैस का उत्सर्जन, गैस का निकास होता है, उत्सर्जन होता है, गैस निकल जाता है, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कोई भी गैस निकल के बाहर निकल जाता है। तापमान में परिवर्तन, तापमान ज़्यादा या कम होते रहता है। कोई रासायनिक अभिक्रिया होने पर तापमान कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है। आइए अगला पॉइंट पे देखते हैं, अगला पॉइंट क्या कहता है। तो अगला पॉइंट है रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। रासायनिक समीकरण के अभिकारकों तथा उत्पादों में पदार्थ के प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। जो रासायनिक अभिक्रिया है उसी को रासायनिक समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। रासायनिक समीकरण जो लिखते हैं हम, रासायनिक अभिक्रिया को ही लिखते हैं। उसमें करते क्या है, रासायनिक अभिक्रिया जो अभिक्रिया हुआ उसमें सूत्र के प्रतीकों को दर्शा देते हैं। जितने भी प्रतीक है, जैसे हाइड्रोजन का H, हीलियम का H, ये लिथियम का Li, इस तरह के जितने भी प्रतीक है, मैग्नीशियम का Mg, एल्युमिनियम का Al, जिंक का Zn, लोहा का Fe, जितने भी संकेत है, जितने भी सूत्र है, उसको दर्शा के लिख देते हैं, उसी को कहते हैं रासायनिक समीकरण। जैसे देखिए, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन, मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम है, उसको वायु के साथ जब जलाते हैं, जलाने के लिए वायु में जो कौन गैस उपस्थित होना चाहिए, वायु में कौन गैस उपस्थित है जलाने के लिए, ऑक्सीजन गैस। तो जब हम जलाते हैं मैग्नीशियम रिबन को, दहन करते हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। तो ये तो हो गया रासायनिक अभिक्रिया। अब इसको सूत्र द्वारा या संकेत द्वारा लिख देंगे, प्रतीक द्वारा लिख देंगे, तो वही होता है रासायनिक समीकरण। जैसे देखिए, मैग्नीशियम को Mg, मतलब ऑक्सीजन को O2, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बन गया Mg4। इसको संतुलित भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। अभी संतुलित बताया, तो संतुलित कर रहे हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, इसे समझ लेते हैं हम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम आप पिछले कक्षा में पढ़ चुके होंगे, 9th क्लास में। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है, ना ही उनका विनाश होता है। कोई भी अगर रासायनिक अभिक्रिया है तो द्रव्यमान का ना ही सृजन होता है, ना ही नया द्रव्यमान बनता है, और ना ही किसी द्रव्यमान का विनाश, हानि होता है, और ना ही उनका विनाश होता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान तथा उत्पादों का कुल द्रव्यमान समान होना चाहिए। समान होता है, होना चाहिए लिखा गया है, होता है। जब रासायनिक अभिक्रिया में किसी द्रव्यमान का विनाश भी नहीं होता है और किसी द्रव्यमान का उत्सर्जन भी, किसी द्रव्यमान का सृजन भी नहीं होता, इसका मतलब अभिकारक का कुल द्रव्यमान और उत्पाद का कुल द्रव्यमान दोनों क्या होता है, बराबर होता है। जैसे देखिए, H2 + O2,
क्या हो गया, H2O, H2 प्लस O2, H2O। दोनों तरफ के हमको संतुलित करना, संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, हाइड्रोजन इधर, ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन हम आगे 2 लगा देंगे। इसको फिर से आपको बता देते हैं, देखिए यह हो गया रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण। तो हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, लेकिन ऑक्सीजन इधर तो है, ऑक्सीजन इधर एक ही है, तो इसको 2 बनाने के लिए हम आगे 2 लगाएंगे। कभी भी अगर समीकरण को संतुलित करना है तो उसके आगे एक ऐसी संख्या को लगाना होता है, ना कि पीछे। तो ऑक्सीजन 2 हो गया, 2 गुनी ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन 2, लेकिन हाइड्रोजन हो गया 2 दूनी 4, तो हाइड्रोजन यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 लगा देंगे, तो हाइड्रोजन हो जाएगा 4। समीकरण संतुलित इसी प्रकार से होता है, हम समीकरण संतुलित को भी बताएंगे आगे। देखते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व की परमाणुओं की संख्या समान रहती है। रासायनिक अभिक्रिया जो है, पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या रहती है, समान रहती है, इसलिए कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक। कंकाली समीकरण, जो समीकरण संतुलित नहीं रहता है उसी को कहते हैं कंकाली समीकरण। कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। इसमें दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या समान होना चाहिए, इसमें इधर और उधर भी दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, तभी संतुलित समीकरण होता है, और इसीलिए हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। उम्मीद है आप लोग को बहुत अच्छा से समझ आ गया होगा। आइए देखते हैं आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के बहुत से प्रकार है, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन और रेडॉक्स या उपचयन अपचयन जो भी कह सकते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसे हम समझ लेते हैं। ये जितने भी अभिक्रिया है बहुत इंपॉर्टेंट है, वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है। जब 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना देता है तो उसी को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। संयोग कर देता है, एक दो या 2 से अधिक अभिक्रिया होता है, अभिकारक होता है, उसमें से संयोग करके पूरा एक उत्पाद बनाता है, उसी को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। जैसे कोयला का दहन, कार्बन में अगर ऑक्सीजन, दहन करने के लिए ऑक्सीजन गैस चाहिए, कार्बन में अगर ऑक्सीजन गैस हम डालेंगे तो क्या हो जाएगा, CO2। देखिए अभिकारक 2 है, एक तो कार्बन और एक ऑक्सीजन है, बन गया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा है मैग्नीशियम रिबन का वायु में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनना। जब मैग्नीशियम रिबन को वायु के साथ जलाते हैं, वायु डालकर जलाते हैं, ऑक्सीजन डाल के जलाते हैं, तो क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसका मतलब अभिकारक 2 है, एक मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन, बन रहा है क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। उम्मीद है आप लोग संयोजन अभिक्रिया समझ गए होंगे। आते हैं अगला प्रकार देखते हैं, वियोजन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। वियोजन अभिक्रिया 3 तरह से होता है। देखिए उसमें क्या था कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, और इसमें एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसी को कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। उसमें संयोग होता था, इसमें टूट रहा है, उसका उल्टा, संयोजन का उल्टा वियोजन। अगर आप लोग संयोजन याद कर लेंगे तो वियोजन आपको फ्री में मिल जाएगा। देखते हैं उष्मीय वियोजन। इसमें 3 तरह से वियोजन, उष्मीय वियोजन जिसमें उष्मा देकर वियोजन होता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट में अगर हम उष्मा देंगे तो बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, इसको बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। विद्युत, दूसरा है विद्युत वियोजन। इसमें जब विद्युत धारा डालते हैं, किसी में विद्युत धारा डाल के भी उसमें वियोजन होता है। जैसे जल में अगर विद्युत धारा डालेंगे, विद्युत देंगे, उसका हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बाहर निकल कर उड़ जाएगा। प्रकाशीय वियोजन, प्रकाश, जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है किसी पर, जैसे AgCl पर सिल्वर क्लोराइड पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो सिल्वर अलग और क्लोरीन अलग हो जाता है। संयोजन और वियोजन अभिक्रिया हो गया। और एक बात है कि ये जो श्वेत फोटोग्राफी होता है, ब्लैक एंड वाइट फोटो होता है, जो ब्लैक एंड वाइट फोटो निकलता है जिसमें कोई कलर, कोई रंगीन नहीं आता, उसमें प्रकाशीय वियोजन का ही उपयोग होता है। तीसरा प्रकार पर आते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को अपने स्थान से विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रियाशील कहते हैं। तत्व कुछ कम भी अभिक्रियाशील धातु है, कुछ अधिक भी अभिक्रियाशील धातु है। इसका वीडियो हम अलग से बना दिए हैं, आप लोग जाके देख लीजिएगा। इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है कि उसका याद करने का अभिक्रियाशील धातु का याद करने का तरीका क्या है, घटते क्रम में बताया है, याद करने का ट्रिक भी बताया और सारा धातु भी दिए हैं।
तो देखिए वह अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व, जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व है वो कम अभिक्रियाशील तत्व को हटाकर वो अपना स्थान ले लेता है, उसी को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जैसे Fe लोहा है प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट। देखिए FeSO4, ये Fe जो है Cu से अधिक अभिक्रियाशील धातु, Fe Cu को हटाकर अपना स्थान ले लिया FeSO4 और Cu बाहर निकल गया। फिर दूसरा है FeSO4 प्लस Zn, लेकिन ये जो Zn है Fe से ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है, तो Zn Fe को हटाकर अपना स्थान ले लिया और Fe बाहर निकल गया। द्विविस्थापन अभिक्रिया आते हैं अगले प्रकार पर। द्विविस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। अभिकारक जो इसमें आयनों का आदान प्रदान, इसका आयन उसमें, उसका आयन इसमें, आयनों का आदान प्रदान होता है, तो उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। या आप कह सकते हैं जिसमें डबल विस्थापन होता है उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया का दूसरा नाम डबल विस्थापन भी होता है। देखिए उदाहरण Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड है, तो सोडियम और बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, इसमें आयनों का आदान प्रदान होगा तो हो जाएगा बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड में चल गया, बेरियम सल्फेट में आ गया। अपचयन उपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया। अपचयन उपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया, दोनों अभिक्रिया जहाँ होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन पहले वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि या ऑक्सीजन का ह्रास होता है। वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, मतलब हाइड्रोजन जुड़ता है, और ऑक्सीजन का ह्रास मतलब ऑक्सीजन की कमी होती है, उसी को कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। जैसे देखिए CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, तो Cu प्लस H2O, इसमें से ऑक्सीजन खत्म हो गया, क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीजन का ह्रास, ऑक्सीजन खत्म हो गया, इसी को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन सॉरी दोनों को अपचयन ही लिख दिया है, इसका ये होगा उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, उसमें क्या था, ऑक्सीजन का ह्रास, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसी को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन में ऑक्सीजन डाल दिए, देखिए पहले कार्बन के साथ ऑक्सीजन नहीं थे, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, यही हो गया उपचयन अभिक्रिया। और जिस अभिक्रिया में दोनों चीज होता है, अपचयन और उपचयन, उसी को कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, जिस तरह आप उदाहरण में देख पा रहे हैं। उम्मीद है आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। आते हैं नेक्स्ट बिंदु पर। इसमें अब समीकरण को संतुलित भी कर लेते हैं, बहुत समीकरण को संतुलित नहीं किया है शायद। तो कार्बन एक, इधर कार्बन एक, ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो, ये संतुलित है। मैग्नीशियम एक, मैग्नीशियम एक, ऑक्सीजन दो, लेकिन ऑक्सीजन ऊपर में एक है, इसके आगे हम दो लगा देंगे। संतुलित करने के लिए कभी भी उसके आगे ही संख्या पड़ता है, संतुलित करने के लिए अलग से बताएंगे। तो मैग्नीशियम दो हो गया, मैग्नीशियम जो एक है, यहाँ भी क्या लगा देंगे, दो Mg, 2 Mg। इसमें देख लें CaCO3 कैल्शियम एक टो, कैल्शियम एक टो, कार्बन एक, कार्बन एक, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3, हाइड्रोजन दो, ऑक्सीजन एक है लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ 2 लगा देंगे तो ऑक्सीजन हो गया 2, लेकिन हाइड्रोजन हो गया 4, तो यहाँ भी क्या लग जाएगा, 2। इसमें देखिए AgCl, तो Ag एक टो, Ag एक टो, Cl एक टो, Cl एक टो। देखिए ये सब समीकरण में Fe आयरन, Fe यहाँ भी एक है, Cu कॉपर एक है, तो कॉपर यहाँ भी एक है, SO4 एक है, SO4 एक है, यही संतुलित है। Fe एक है, SO4 एक है, FeSO ये भी संतुलित है। द्विस्थापन Na2 सोडियम 2 है, तो यहाँ सोडियम एक है, तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, तो 2 सोडियम हो गया, लेकिन Cl यहाँ 2 हो गया, यहाँ भी Cl 2 है, B1 हो गया, B1 है, SO4 संतुलित हो गया। इसमें देखते Cu एक है, Cu एक है, O एक है, O एक है, H2 है, H2 है, हाइड्रोजन। वह अभिक्रिया जिसमें, अब इसको भी कार्बन एक है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ये भी संतुलित है। सारा समीकरण को संतुलित भी कर लिए, अलग से उसका पूरा प्रक्रिया बताएंगे, पूरा संतुलित समीकरण बताएंगे। देखते हैं अगला पॉइंट, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऐसा अभिक्रिया जिसमें उससे ऊष्मा निकले, ऊष्मा बाहर निकल जाए, उसी को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड में अगर जल डाल देंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और ऊष्मा उड़ के
बाहर निकल जाएगा। दूसरा है उष्मा शोषी अभिक्रिया, इसमें उष्मा बाहर निकलता था, इसमें उष्मा अवशोषित होता था, सोखता था, अपने तरफ खींचता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा अवशोषित होता है उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट में अगर ताप डाल देंगे, कोई धूप या किसी चीज़ का ताप देंगे, उसमें धोख देंगे, तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। दूसरा पॉइंट है संक्षारण, जब कोई धातु अम्ल, आर्द्रता, जल, वायु आदि के संपर्क में आता है तो ऐसी स्थिति में क्या होती है, वह धातु संक्षारित हो जाती है और इसी प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जब कोई धातु है, आप लोग देखे होंगे कि जब कोई छड़ या कोई चीज़ अगर बाहर रख देते हैं, 2-4 दिन के बाद देखते हैं उसमें जंग लग गया है, तो जंग कैसे लगता है, उसमें थोड़ा पानी, नमी, आर्द्रता आ जाती है और वायु के संपर्क में आ जाते हैं, जिससे वो संक्षारित हो जाते हैं। वही जंग लगना संक्षारित कहलाता है, संक्षारित हो जाता है और इसी प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे लिख भी दिया, चांदी पर काली परत चढ़ना, जब चांदी जो होता है, चांदी का जेवर वगैरह जो पहनती है, तो उस पर क्या होता है कि कुछ दिन बाद काली परत चढ़ जाता है, मतलब वो संक्षारित हो गया। लोहे पर जंग लगना, बड़े बड़े पुल कारखाने बनते हैं, उस पर भी जंग लगता है। बहुत ऐसा लोहा है जिस पर जंग लगता है, वो खराब भी हो जाता है, बाद में फिर से वो पुल बनाना पड़ता है। जैसे बिहार में देख लीजिए, डेली पुल गिरता है। तांबे पर हरी परत चढ़ना, उसी तरह तांबा पर हरी परत जैसा कुछ चढ़ जाता है, जिससे धातु संक्षारित हो जाती है और इसी प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट, इसी के साथ चैप्टर खत्म हो जाएगा। चैप्टर नंबर 1 साइंस का, विकृत गंधिता, वसायुक्त अथवा तेली खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाता है, जिसके कारण खाद्य सामग्री का स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। वसायुक्त या तेल वाला कोई खाद्य सामग्री जब घर में बनता है, 1 या 2 दिन रहने पर या वो वायु के संपर्क में आने पर उसमें क्या हो जाता है, उससे उपचयित हो जाता है, अच्छी चीज़ें हट जाता है, मतलब उपचयित हो जाता है, उसमें जाके मिल जाता है। वसायुक्त अथवा तेली खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाता है, जिसके कारण खाद्य सामग्री का स्वाद बदल जाता है। जब एक आप लोग घर में भी देखे होंगे, 1 या 2 दिन कोई खाना रख देते हैं, तेल वाला खाना, पकौड़ा वड़ा, कोई तेल में तला हुआ खाना, तो 1 या 2 दिन बाद उसका स्वाद भी बदल जाता है, उसका गंध में परिवर्तन रहता है। वही गंध को, वही स्वाद को क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। आइए दोस्तों, अब हम समीकरण को संतुलित करते हैं। कुछ समीकरण से है संतुलित करेंगे हम। संतुलित मतलब अभी तुरंत बताएं, दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो देखिए ए नंबर में देख लेते हैं, हाइड्रोजन इधर 1 है और यहाँ 2 है, 3, मतलब ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। तो हाइड्रोजन 1 और 2 3, और हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 है। तो बराबर करने के लिए 1 जब भरेंगे, 1 से नहीं होते, अगर यहाँ 1 लिख देंगे 2 और 1 3 नहीं होगा, गुना होता है, 2 1 2 ही हो जाएगा। यहाँ हमको देना होगा 2, 2 दूनी कितना हो गया 4। हाइड्रोजन यहाँ 2 है और 1 3 है, लेकिन हो गया कितना 4। अब उत्पाद की तरफ हाइड्रोजन ज़्यादा हो गया, तो यहाँ भी हम क्या दे देंगे, 2 देंगे। देखिए अब 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन का तो काम सॉल्व हो गया। ऑक्सीजन देखिए 2 ऑक्सीजन हो गया, ओ के आगे 2 है, मतलब 2 ऑक्सीजन हो गया। और यहाँ देखिए 3 ऑक्सीजन, उसमें गुना है, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, 6 और 2 8 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 8 है। और ऑक्सीजन यहाँ कितना है, देखिए 2 ऑक्सीजन और 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, 8 ऑक्सीजन हो गया। अब देखते हैं कैल्शियम यहाँ है 1 और यहाँ भी कैल्शियम 1, तो कैल्शियम भी अभी तक बराबर दिख रहा है। नाइट्रोजन देखिए N के ब्रैकेट के अंदर जो होल 2 है, N मतलब नाइट्रोजन 2 है, और नाइट्रोजन यहाँ भी कितने हैं, नाइट्रोजन 2 है। तो संतुलित ए नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा देखते हैं बी नंबर क्या है, सोडियम देखते हैं। सोडियम पहले देख लेते हैं। यहाँ सोडियम जो है Na, इधर 1 है, इधर सोडियम 2 है। तो सबसे पहले सोडियम के आगे हमको 2 लगाना होगा, तो सोडियम हो गया 2। सोडियम तो 2 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन हो गया 2, और बस ऑक्सीजन ही सिर्फ देखना है। यहाँ SO4 डायरेक्ट देख लेंगे हम, सिर्फ ऑक्सीजन ही को देखना है। ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो ऑक्सीजन को कर देंगे हम यहाँ 2 हो गया। अब देखिए SO4 यहाँ यानी कि सल्फेट 1 है, यहाँ भी सल्फेट 1 है। अब ऑक्सीजन 2 इधर भी हो गया, ऑक्सीजन 2 इधर भी हो गया। अब हाइड्रोजन 2 हो गया और 2 4, हाइड्रोजन 2 दूनी 4। समझ रहे होंगे, एक बार में ये समझ नहीं आता है, 1-2 बार कीजिएगा समझ जाइएगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समीकरण को संतुलित करना सीखना ही पड़ेगा आप लोगों को, अगर 10th में है तो। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, और AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट,
दिया है। देखिए इधर सोडियम एक है और इधर सोडियम एक है, ठीक है। इधर नाइट्रेट एक है, इधर नाइट्रेट एक है, ठीक है। इधर सिल्वर एक है, इधर सिल्वर एक है, ठीक है। इधर क्लोरीन एक है, इधर क्लोरीन एक है, कोई दिक्कत नहीं। ये पहले से ही संतुलित समीकरण है, दोनों तरफ की परमाणुओं की संख्या क्या है, समान है। इधर देखिए Ba यानी कि बेरियम और इधर Ba, दोनों बराबर है। Cl यहाँ 2 है लेकिन यहाँ Cl क्या है, 1 है। इसके आगे हम 2 लगा देंगे। कभी भी समीकरण को संतुलित करने के लिए उसके आगे लगता है, ना कि पीछे। तो 2Cl, तो 2Cl हो गया और Cl2 दोनों बराबर हो गया। अब H2, तो देखिए H2 दो हाइड्रोजन भी हो गया। अब सल्फेट SO4 एक टो, SO4 एक टू, सल्फेट एक, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, बेरियम एक। ये हो गया समीकरण संतुलित। उम्मीद है आप लोग को समझ आ चुका है। आप लोग और भी अच्छी तरीके से एक दो चार समीकरण उठा लें और उसको संतुलित करने का प्रयास करें, संतुलित हो जाएगा। हम और संतुलित समीकरण को बताएंगे, भर के 8-10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन बताएंगे संतुलित समीकरण के लिए। धन्यवाद। उम्मीद है आप लोग समझ गएंगे। आप लोगों को अगर ये सेशन अच्छा लगा और समझ में आया तो आप लोग लाइक और कमेंट करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों को, जो ये पढ़ लिया है उसको भी शेयर करें ताकि उसका रिवीजन हो जाए, और जो नहीं पढ़ा है उसको भी शेयर कर दीजिए ताकि वो पढ़ ले। ये एक प्राइवेट टीचर की सबसे बड़ी खुशी की बात है कि उसके बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, वो पढ़ने कॉलेजेस जाते हैं, और सब टीचर चाहता है उसके बच्चा आगे बढ़े और तरक्की करे। लेकिन उससे बड़ी दुख की बात यह है कि फिर हमें ये चेहरे क्लास में दोबारा नज़र नहीं आएंगे। एक टीचर की, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, उसकी नई फैमिली हर साल अप्रैल में बनती है, और वही फैमिली अगले साल मार्च में जाकर उससे जुदा हो जाते हैं। बहुत दुख होता है। ये साइंस का पहला चैप्टर था और पहला चैप्टर आज समाप्त हो गया। अगले वीडियो में दूसरे चैप्टर को, अम्ल क्षारक और लवण को लेकर मिलेंगे। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो सपोर्ट करें, प्यार दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।